Hello, my dear 10th board aspirant. My name is Neha Sachdev and I once again welcome you to Definite Success पाठशाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हमारी फोर्थ पोम जो गिवन है थर्ड चैप्टर के कंप्लीशन के बाद। थर्ड चैप्टर जिसके दो पार्ट्स थे। चैप्टर ऑफ द टाइटल वाज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसका पार्ट 1 था हिज फर्स्ट फ्लाइट और पार्ट 2 का नाम था द ब्लैक एरोप्लेन। और ये कंप्लीट होने के इमीडिएट बाद आपको एक बहुत ही ह्यूमरस सी पोएम गिवन है चैप्टर में, जिसका टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसको कंपोज किया है कैरोलिन वेल्स ने। सो अगर हम पोइट्री को अगर काउंट करें सो दिस इज द पोएम 4, और अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो चैप्टर 3 के बाद इमीडिएट ये पोएम गिवन है। चैप्टर 3 की पोएम भी बोल सकते हो, ठीक है। सो चलिए थोड़ा सा टाइटल को जस्टिफाई कर लेते हैं, हमें समझ में तो आए इस पोएम में होने क्या वाला है। सो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, टेल का मतलब क्या होता है? बताना। तो वाइल्ड एनिमल्स को कैसे बताओगे भाई? वो जंगली जानवर है, उसको क्या बताओगे? बेटा वहां मत बैठो, यहाँ बैठ जाओ। अरे शेर राजा यहाँ पे नहीं खड़े होइए, यहाँ पे आके खड़े हो जाइए। वहां मत खाइए भालू, यहाँ आके खा लीजिए। सो यहाँ पे जो टेल वर्ड दिया है, एग्जैक्टली टेल का मतलब यहाँ पे टेल मतलब बताना नहीं है, यहाँ पे टेल का मतलब है आइडेंटिफाई। हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल। आप समझ में आया कि जंगली जानवर को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि इतना भयानक है, इतना खतरनाक है। तो बस कैरोलिन वेल्स ने एक बहुत ही लाइट वे में, बहुत ही ह्यूमरस हंसी मजाकिया तरीके से अलग अलग जानवरों को, जंगली जानवरों को आपसे एक्वेंट कराया है बहुत ही ह्यूमरस वे में, कि बताया गलती से कहीं मिल जाए तो बेटा जरा संभल जाना, लेकिन संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जब वो खा जाए तो आपको समझ में आएगी अच्छा ऐसा कोई जानवर था, ठीक है। सो चलिए फटाफट से पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इस पोएम का, उसके बाद पोएम की थीम को समझेंगे अबाउट द पोएट कैरोलिन वेल्स, और फिर वर्ड टू वर्ड इस ह्यूमरस सी पोएम को पढ़ना शुरू करेंगे। सो let's understand with the introduction first. The poem How to Tell Wild Animals is composed by Carolyn Wells, who became popular after this piece of literary work. इस exact इस poem को लिखने के बाद Carolyn Wells बहुत ज़्यादा famous हो गई थी, बहुत ज़्यादा limelight में आ गई थी। In the poem, Wells is trying, Carolyn Wells हमारी poet इस poem के through पॉइंट आउट करना चाहती है द डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके इन विच वाइल्ड एनिमल्स कैन बी जस्टिफाइड। वो अलग अलग तरीके जैसे जिससे आप अलग अलग जंगली जानवर को जस्टिफाई कर सकते हो, समझ सकते हो, उनको पहचान सकते हो। Here in the poem, Miss Wells describes wildlife in an entertaining and very lively manner. तो इस पोएम में हमारी पोएटेस कैरोलिन वेल्स डिस्क्राइब कर रही है वाइल्ड लाइफ को एक बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही लाइवली तरीके से, कि इमेजिन करिए इस तरीके का दिखता हुआ, इस ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऐसा एटीट्यूड होता है, वो आपको सामने से टकरा जाए तो आप क्या करोगे? तो इस लाइवली और इस एंटरटेनिंग वे में इस पोएम को हम समझेंगे, विच इज कंपोज्ड बाय आवर पोएटेस कैरोलिन वेल्स। चलिए फटाफट से छोटी सी थीम को समझ लेते हैं एंड देन हम पोएट के बारे में समझेंगे। सो the topic of the distinctive attributes and characteristics of wild animals and how they differ from domestic animals is the theme of Carolyn Wells' poem How to Tell Wild Animals। तो इसकी जो मेजर थीम है इसमें बताया गया है, ये ली ही पोएम इसीलिए ताकि पोएटेस हमें एक्वेंट करा सके डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स से, दैट्स इट, ठीक है। सो ये जो टॉपिक है डिस्टिंक्टिव ऑफ द डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट, जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के, और ये कैसे अलग होते हैं पालतू जानवरों से, डोमेस्टिक एनिमल्स से। यही थीम है कैरोलिन वेल्स की जो इस पोएम में लिखी है। द पोएम jokingly enumerates many ways to distinguish wild animals from domestic ones.
इस पोम में मजाकिया मजाकिया तौर पे हंसी मजाक के वे में बहुत सारे वेस को, बहुत सारे तौर तरीकों को हाईलाइट किया गया, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, भाई ये दोस्ती नहीं करेगा और ये तो खा ही लेगा। सो क्या क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हो वाइल्ड एनिमल्स को फ्रॉम द वन हु आर डोमेस्टिक, हाईलाइटिंग देयर अनटेम्ड, देयर इंडिपेंडेंट स्पिरिट्स एंड देयर नेचुरल हैबिट्स। और इसके साथ साथ बताया गया कि ये जानवर के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इनकी नेचुरल हैबिट्स है, ये इनकी इंडिपेंडेंट स्पिरिट्स हैं और ये इनकी अनटेम्ड नेचर के बारे में हमें बताया गया है। देखिए, अब अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं कि डोमेस्टिक एनिमल, तो आपके दिमाग में कुछ पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी। आपके दिमाग में अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग ब्रीड्स के डॉग आ जाएंगे, कैट्स आ जाएंगे, हॉर्स भी कुछ लोग ले लेते हैं, काउ, बफलोस, ये सारी इमेजेस आ जाएंगी। बट क्या किसी के दिमाग में ये इमेज आएगी, बेयर की इमेज आएगी, लायन की आएगी, लेपर्ड की आएगी, एशियन टाइगर, बंगाल टाइगर के, ये सारी इमेजेस आने वाली है? नहीं आने वाली। तो पोएटेस कैरोलिन वेल्स ने इस पोएम के थ्रू हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स के थ्रू ये बताने की कोशिश करी है कि अगर इफ हैपन टू आप ऐसे कोई जंगलों में फंस जाओ ऐसी जगह पर, और इफ हैपन टू आपको ऐसा कोई इस टाइप का दिखने वाला, इस कलर का, इस कैरेक्टरिस्टिक्स का और ऐसा कुछ नेचर एटीट्यूड का अगर आपको एनिमल मिल जाए तो आप क्या करोगे? बचने तो वाले नहीं हो, क्योंकि जब तक आप पहचानोगे तब तक आप मर चुके होगे। बट यहाँ पे बताया गया कि कुछ ऐसे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स में नहीं होते। डोमेस्टिक एनिमल्स की अगर हम बात करें, टेम्ड एनिमल्स की बात करें, जो पालतू होते हैं, वो बहुत ही फन लविंग होते हैं, बहुत ही केयरिंग होते हैं, बहुत ही होमली होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो अनटेम्ड होते हैं, नेचुरल हैबिट्स होते हैं इनकी, दीज ऑल थिंग्स, यही हमें डिस्टिंग्विश कराया गया है पोएटेस के थ्रू। चलिए फटाफट से हमारी इतने फेमस पोएटेस जो इस पोएम को कंपोज करने के बाद और भी फेमस हो गई, उनके बारे में जरा देख लेते हैं। सो द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, who became popular after this piece of literary work. In the poem, Wells is trying to point out the different ways in which wild animals can be justified. Here in this poem, Miss Wells describes wildlife in an entertaining and वेरी लाइवली मैनर। तो इस पोम में कैरोलिन वेल्स बहुत अच्छे, एक बहुत एंटरटेनिंग और बहुत ही लाइवली मैनर में हमें डिस्टिंग्विश कराएंगी बिटवीन डोमेस्टिक एनिमल एंड विद वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट स्टैंजा के साथ। बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या करना है जब भी हम कोई चैप्टर पोम स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज लेके आना है और वो उसके बाद अटैच कर देना जब पूरी चीज़ें ख़त्म हो जाए। उस पेज में क्या मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखेंगे, कुछ मीनिंग्स लिखेंगे, अपने एक दो लाइन में जो भी आप समझ सकते हो, इन्फर किया है, वो सारा एक्सप्लेनेशन फ्लो चार्ट के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में, नोट मेकिंग के फॉर्म में आपको एक पेज में समराइज करके लिखना है। क्यों करना है? अच्छा, तो इसीलिए करना है कि जब आपके एग्जाम्स शुरू हो तो आपको एक एक चीज़ ना खोल के पढ़नी पड़े, बस आपको एक पेज पढ़ लें और दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्टैंजा। देखते हैं पहला कौन सा जानवर, कौन सा डोमेस्टिक एनिमल है, कौन सा वाइल्ड लाइफ का ऐसा एनिमल है जो कैरोलिन वेल्स हमें मिलवाना चाहती हैं। सो इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, हाँ मैंने बिल्कुल दी ही बोला है और बिल्कुल सही है। सो इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड tawny beast, if he roars at you as you're dying, you'll know
इट इज द एशियन लायन। ओके, तो पहले पहचान हमारी कैरोलिन वेल्स कराती है हमारे एशियन लायन से। तो क्या क्या खूबियां, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी अनटेम नेचर है, क्या नेचुरल हैबिट्स हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। तो कैरोलिन वेल्स बता रही हैं कि इत्तेफाक से, कभी गलती से घूमते घमाते हुए, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर बाय चांस आपका कभी होना हुआ, कहाँ पे पहुंचना हुआ आपको, जंगल्स में। कौन से जंगल में? जो ईस्ट के जंगल है वहां के जंगलों में अगर गलती से आप पहुंच जाओ, और अगर वहां पे एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहां पे अगर आपके सामने एक बहुत ही लार्ज, एक बहुत ही बड़ा भारी भरकम सा, व्हाट इज टॉनी बीस्ट? टॉनी जो मस्टर्ड कलर होता है ना, येलो ब्राउनिश, ब्राउन कलर को मिला के जो कलर बनता है, जैसे सरसों का जो कलर होता है, या ऑरेंज येलो करके डार्क फेड साइड कर दो, सो इट इज टॉनी येलोइश ब्राउन कलर। तो अगर आपको एक बड़ा सा टॉनी बीस्ट देखने को मिले, और अगर वो आपको देख के दहाड़े रोर करे, एंड एज यू आर डाइंग, और आप इतने डर जाओ जैसे कि आप बिल्कुल मरने ही वाले हो, तो मरने से पहले समझ लेना, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। लेकिन अब जान के क्या करोगे, बिकॉज अब तो वो आपके सामने है और बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। सो इजंट इट ह्यूमरस? यस, वेरी लाइवली। इमेजिन करिए आप ईस्ट के जंगल्स में गलती से, इत्तेफाक से चले गए हैं, और वहां घूमते हुए आपके सामने अचानक से एक लार्ज सा टॉनी बीस्ट आ गया है, और आपको देख के दहाड़ रहा है, रोर कर रहा है, गुर्रा रहा है, और आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं। आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि छोड़ दो भाई, जाने दे, और आपको पता है कि भाई एज इफ यू आर डाइंग, आप मरने वाले हो। तो तब मरने से पहले आप पहचान लेना कि वो कोई और प्राणी नहीं है, कोई और जंगली जानवर नहीं है, इट इज राइटली एशियन लायन। चलिए अब समझते हैं हमारे दूसरे जंगली जानवर के बारे में। Or if sometime when roaming round, a noble wild beast greets you, hello madam, hello sir, with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब यहाँ पे क्या बोला, या फिर कभी कभी अगर आप इधर उधर घूम रहे हैं, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, या कभी मान लीजिए इधर उधर घूम रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं, और एक बड़ा नोबल सा वाइल्ड बीस्ट है। नोबल का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्राउड, बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ, लाइक अ हाई बोर्न, जो बहुत ही टिपिकल सा बीस्ट है। ऐसा एक बहुत ही एटीट्यूड वाला जंगली बीस्ट, जंगली जानवर अगर आपको मिल जाए, और बड़े अच्छे तरीके से आपको ग्रीट करे, हेलो वेलकम बोले अगर आपको, जिसकी स्किन पे, जिसकी हाइड पे ब्लैक स्ट्राइप्स हो, काली काली धारियां हो, और उसकी येलो कलर की स्किन हो विद ब्लैक स्ट्राइप्स और ए येलो ग्राउंड, तो जिसकी येलो स्किन पे ब्लैक स्ट्राइप्स, जी हाँ सही पहचाने हैं। और ध्यान देना, ये बस आपको खा ना ले, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। ये सिंपल रूल है जो आपको हेल्प करेगा क्या समझने के लिए, बंगाल टाइगर टू डिसर्न। बंगाल टाइगर टू डिसर्न का मतलब बंगाल टाइगर टू आइडेंटिफाई और टू रिकॉग्नाइज। अगर आपको बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करना है, तो पहली पहचान हमारी पोएटेस कैरोलिन वेल्स ने क्या बताया है कि वो बहुत नोबल तरीके से, बहुत नोबल दिखता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ग्रीट करेगा, और उसकी स्किन येलो कलर की होती है, ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं उस पे, और वो सीधा खा जाता, मौका ही नहीं देता कुछ सोचने, कुछ करने का। ये सिंपल रूल अगर आपको पता चल जाए, तो आप ध्यान रखना, वो जंगली जानवर कोई और नहीं है, वो राइटली बंगाल टाइगर है। ऐसे आप उसको पहचान जाना, आप समझ जाना कि ये बंगाल टाइगर ही है। चलिए, हमने देख लिया एशियन लायन, हमने देख लिया बंगाल टाइगर, तो अब हेड करते हैं और जानवरों से मिलते हैं और उनके बारे में समझते हैं। If strolling forth, a beast you view,
whose hide with spots is peppered. ओ, अगर आप अभी और स्ट्रोल करो, स्ट्रोल का मतलब क्या होता है? टहलना। जब हम खाने के बाद एक रात के समय में अक्सर लाइट वॉक करते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे, दिस इज व्हाट नोन एज स्ट्रोलिंग। और जब हम बहुत तेज तेज मॉर्निंग में वॉक करते हैं, दैट इज नोन एज ब्रिस्क वॉक। तो हम अभी यहाँ पे क्या करें, मान लीजिए अगर आप बहुत फ्री माइंड रिलैक्स मूड से आप टहल रहे हो आगे की तरफ, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ मीन्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ अगर आप सिंपली टहल रहे हो और आपको एक बीस्ट देखने को मिले, whose hide, और जिसकी जो स्किन, हाइड का मतलब क्या होता है? हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई वाला नहीं है, हाइड एंड सीक बिस्किट वाला नहीं है, ये हाइड मतलब एनिमल की स्किन को हाइड बोला जाता है, जिसकी स्किन whose hide with spots is peppered, और उसकी जो स्किन होती है उस पे स्पॉट्स होते हैं, ऐसे जैसे यू नो लुक लाइक दिस। अब मान लीजिए ये स्किन है और उस पे ऐसा ऐसा कुछ पेपर्ड है, ऐसा लग रहा है काली मिर्ची छिड़क दी गई है, तो वो ऐसी ऐसी कुछ हो जाती है ना, तो ऐसी वो पेपर्ड है उसकी जो स्किन, हुज हाइड मतलब जिसकी जो स्किन है विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, और उसकी स्किन पे ऐसा लग रहा है पेपर पेपर गिरा है, वो काले काले कलर के ऐसे ऐसे स्पॉट्स करे गए हैं। सो व्हाट इज दिस? अब ये कौन है, फटाफट से देख लेते हैं। As soon as he has leapt on you, और जैसे ही वो आप पे लेफ्ट करे, लीप लेफ्ट लेफ्ट, सो जंप टुवर्ड्स समवन, लीप करना ऐसे किसी के ऊपर बिल्कुल कूदना, जैसे जंप करना, ऐसे बिल्कुल लीप करना, जंप करना। सो as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard। और यहाँ पे क्या बताया है हमें? अगर आप आगे और धीरे धीरे अगर ऐसे टहल रहे हो जंगल में और आपको एक ऐसा ही कोई बीस्ट देखने को मिले जिसकी स्किन पर ऐसा लगता है ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, और जैसे ही वो आप पे बाउंस करे, वो आप पे झपटा मारे, आप पे छलांग लगाए, आप पे कूद जाए, तो आपको समझ में आ जाएगी ये छलांग लगाने वाला जानवर, ये कूदने वाला जानवर कोई और नहीं, वो लेपर्ड है। It will do no good to roar with pain. He'll only leap and leap again. तो ट्विल का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो apostrophe दिया है, it stands for it will. So it will don't do no good to roar with pain. तो आप कितना भी रो लो, चीख लो, चिल्ला लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे लेपर्ड को। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन। अब डर के मारे, आप पेन के मारे कितना रो लो, चीख लो, दहाड़ लो, कोई फर्क नहीं करेगा, वो आप पे पाउंस करेगा और पाउंस करेगा। He'll only leap and leap again। वो सिर्फ आप पे झपटा मारेगा और तब तक मारेगा जब तक आप खत्म नहीं हो जाते हो। ठीक है, चलिए, वाओ, वेरी फनी वे टू टेल और टू एक्वेंट अस विद लेपर्ड। चलिए और समझ लेते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड you meet a creature there। और अब मान लीजिए कि आप अपने यार्ड में, देखो फ्रंट में हमारे घरों के बाहर का जो एरिया होता है, बाउंड्री वाला एरिया, ठीक है, मेन गेट और हमारा जो एंट्रेंस है, डोर है, उसके बीच का जो एरिया होता है ओपन, जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो, कुछ गार्डनिंग छोटी सी करी होती, तो उसको फ्रंट में अगर है तो कोर्ट यार्ड है, और पीछे घर के पीछे ऐसा एरिया है तो उसको बैकयार्ड बोला जाता है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, और मान लीजिए अगर अपने यार्ड की, आप अपने घर में ही, घर के बाहर थोड़े से एरिया में टहल रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और वहां पे आपको एक क्रिएचर मिलता है, एक प्राणी मिलता है, who hugs you very very hard, और वो आपको इतनी जोर से झप्पी देगा, एक जादू की झप्पी से भी ऐसे जादू होने वाला है कि आपको वो जो हक देगा और आपकी हड्डी टिक टिक करके टूट जाएंगी। याद करोगे कितनी कितनी हड्डियां थी, कितनी होती है एग्जैक्टली 206, राइट। सो हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट्स अ बेयर। तो वो कौन है जो आपको पीछे से बहुत टाइट हग देता है? कोई आपका लविंग एडोरेबल पर्सन नहीं है, वो इतनी टाइट हग वाला जिसमें आप हड्डियां टूट जाएंगी, इज नन अनदर देन अ बेयर। इफ यू हैव एनी डाउट्स
I guess he'll give you just one more carriage. और मुझे लगता है अगर आपको थोड़ा डाउट हुआ यार ये कौन है जो मुझे इतना टाइट हक दे रहा है, तो मुझे लगता है he'll give you just one more carriage. तो आपको एक और ऐसा जेंटल टच देगा कि जो बची कुची हड्डियां हैं वो भी चकनाचूर हो जाएंगी और आप हो जाएंगे खत्म। और फिर पहचान लेना ये कौन है जनाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus. अब यहाँ पे क्या बोला है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। और अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, अगर आपको डिफरेंस करना है किन पे, बीस्ट ऑफ प्रे, उन बीस्ट में, उन जानवरों में जो शिकार करते हैं, तो a novice might nonplus. So what is the meaning? Though to distinguish means differentiate. Beast of prey means any animals that hunt other animals for food. तो अगर आपको differentiate करना है वो जानवर में जो दूसरे का शिकार करने वाले, एक शिकारी जानवर में, तो एक novice might nonplus. What is novice? Someone new to a job, who is a beginner, you can say. That might nonplus. Nonplus का मतलब that might confuse you. तो अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है कि क्या ये शिकार करने वाला है जानवर या नहीं करेगा, यू नेवर नो, आपको समझ नहीं आएगी। तो हो सकता है एक जो बिगिनर हो, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, वो भी आपको कंफ्यूज कर दे। A novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are क्रोकोडाइल्स। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये दो ऐसे हैं कि जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि हंसते हंसते, रोते रोते अभी के अभी आपका शिकार कर लेंगे और आप हो जाओगे खत्म। तो यही हमारी पोएटेस हमें समझाना चाहती है ह्यूमरस वे में, दो टू डिस्टिंग्विश। और हालांकि अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है शिकारी कौन सा शिकार करने वाला है जानवर, तो वो एक छोटा सा एक बिगिनर भी जो बिल्कुल अनजान लगेगा आपको, वो भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनाज, क्योंकि आप क्रोकोडाइल्स के बारे में अगर हम डिस्टिंग्विश करें हाइनाज और क्रोकोडाइल में क्या डिफरेंस है, तो हाइनाज जो होती है जब वो शिकार करती है एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्माइल देती है जिससे सामने वाले को अट्रैक्ट करती है और फिर शिकार करती है। लेकिन क्रोकोडाइल्स क्या करते हैं, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। और अगर वो रोए, वो मगरमच्छ के आंसू दिखाएं, तो कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू हैं, बनावटी आंसू, फेक आंसू। तो क्रोकोडाइल क्यों करता है ऐसे फेक आंसू? ताकि कोई सामने वाले को दया आ जाए, सिंपैथी आ जाए और ये शिकार कर ले। तो हमारी पोएट्स बहुत ह्यूमरस वे में, बहुत लाइवली वे में, बहुत एंटरटेनिंग वे में और साथ साथ प्रैक्टिकल वे में समझाना चाहती है, सतर्क रहो, सावधान रहो। ठीक है, चलिए Now the last one, the true chameleon is, अच्छा बहुत लोग उसको चमेलियन बोलते, कोई चमेली वमेली नहीं है ये। So the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. ये जो टिस है, टिस का मतलब क्या होता है? अगेन वही अपॉस्ट्रोफी वाला रूल, ये आई लिखा है, ठीक है। सो टिस मीन्स इट इज, लेट मी करेक्ट इट, ठीक है, ऐसा है, इट एंड देन इज। सो अब यहाँ पे लास्ट में हमें कौन सी, हमारी पोएट्स हमें कौन से जानवर से एक्वेंट करा रही है, किसको आइडेंटिफाई करना समझा रही है, हम किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो जो वो बोल रही है ट्रू कैमेलियन जो होता है, कैमेलियन बिलोंग्स टू लिजर्ड फैमिली, लिजर्ड फैमिली के ये होते हैं। कैमेलियन की क्या खूबी, क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसका, कि वो जहाँ पे भी जाती है, जिस एनवायरनमेंट में, वो उसके हिसाब से अपना रंग कलर चेंज कर लेती है। मान लीजिए वो पेड़ की ब्रांच पे है ब्राउन कलर की, तो ब्राउन हो जाएगी, वो लीफी एरिया में तो ग्रीन कलर की हो जाएगी, वो स्टोन पे है तो वो ग्रे कलर की हो जाएगी। यस, यही तो है, इसीलिए तो बोलते हैं गिरगिट के जैसे रंग मत बदलो, अभी कुछ और कभी कुछ। सो द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो सही कैमेलियन, जो सही गिरगिट होती है वो छोटी सी होती है, एक लिजर्ड प्रकार की कोई चीज़ होती है, उसके कान बिल्कुल भी नहीं होते हैं, नॉट अ सिंगल
सिंगल विंग, और ना ही उसके एक भी पंख होता है, लेकिन एक पेड़ से दूसरे पे छलांग लगाना उसको बहुत अच्छे से आता है। तो ना तो उसके कान होते हैं, ना ही उसके पास विंग है। और अगर आपको लगे कि पेड़ पे कुछ भी नहीं है, तो वहां पे कुछ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या है? इट इज द chameleon you see। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको इस कुछ भी ना दिखने वाली जगह पे एक ना एक गिरगिट या chameleon तो जरूर दिख जाएगी। सो इस तरीके से आप समझ जाओगे कि इट इज द chameleon। और यहाँ पे सारे जानवर हमने समझ लिए हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गए। तो सबसे पहले फटाफट से देख लेते हैं हमने कौन कौन से जानवरों को अच्छे से आज समझा है। सबसे पहले हमने देखा है यहाँ पे हमें क्या मिला है, एशियन लायन मिला है, और लायन मिल गया तो हमें बंगाल टाइगर भी देखना पड़ा। हमने लायन देख लिया कैसा होता है, क्या है, बंगाल टाइगर से हमें बच के रहना है, यस। और उसके बाद उन्हीं का भाई है, उससे तो मिलना पड़ेगा लेपर्ड। तो देख लिया कि भाई बहुत झपटता है, ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट वन, जब वो झपट लेगा और आप उसके बाद अगर थोड़ा और आगे जाएंगे, आपके घर के आसपास ही मिल जाएगा एक टेडी बियर। टेडी नहीं है वो, असली का बियर है, जो आपको इतना टाइट हक करेगा कि आपकी हड्डियां हो जाएंगी चूर चूर। नेक्स्ट अगर आप और आगे चलें, सॉरी, बेयर के बाद अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो किसी जानवर के बारे में, कि भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खरा शर्माए, या रोए या हंसे, एक ब्यूटीफुल सी स्माइल दे, तो हाय ना, आंसू बहाए तो क्रोकोडाइल। लेकिन किसी की हंसी पे या किसी की आंसुओं पे नहीं जाना, ये जानवर भी समझाते हैं हमें, क्योंकि आपका शिकार करने वाले हैं। इसलिए ना हंसी पे जाना और ना ही आपको किसी के आंसुओं पे बहना है। सावधान रहना है बस ऐसे जानवरों से। और लास्ट में अगर आपको कुछ भी नहीं दिखता है किस जगह पे, तो मान लीजिए वहां पे एक कमेलियन तो है ही है। चलिए, समझ लिए हमने बहुत अच्छे से सारे के सारे जंगली जानवरों को। और अब बारी आती है फटाफट से सारे पोएटिक डिवाइसेस, यहाँ जिसको लिटरेरी डिवाइसेस बोलते हैं, उनको डिस्कस करने की। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पोएटिक डिवाइस, दैट इज वेरी कॉमन, राइम स्कीम। तो राइम स्कीम क्या होता है, फटाफट से पहले समझ लेते हैं और फिर पोएम में चेक करेंगे राइम स्कीम कौन सी लाइंस में देखा गया है। राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABABCC। तो पहले होता क्या है ये मुझसे समझ लीजिए। सो देखिए, राइम क्या होता है, राइमिंग, हम किसी पोएम को जब भी पढ़ते हैं तो उसमें राइम होती है, जिसको इंग्लिश में पोएम्स भी बोलते हैं। राइम्स बचपन में जो पढ़ते हैं उनको राइम्स भी बोला जाता है, क्योंकि इस फॉर्म में पोएम्स को बनाया जाता है कि वो रिदम में चले, वो एक लय में चले, ठीक है। तो जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो स्टार, आर, स्काई, हाई, तो ये आर आर आई आई के जो साउंड है ये राइम है, ये ठीक है, एक दूसरे से राइम कर रहे हैं। और ये जो स्कीम बन रही है, तो स्कीम मतलब जो पैटर्न फॉलो हो रहा है सेम साउंड के रेपिटेशन का, उसी को राइम स्कीम बोला जाता है। तो क्या बना, एक साउंड को हमने एक अल्फाबेट डिनोट कर दिया। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो स्टार आर एक ही साउंड है, ए दे दिया। नेक्स्ट हमने देखा अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, तो आई का जो साउंड है वो नया साउंड आया, तो नया अल्फाबेट बी दे दिया। और उसका दूसरा जो वर्ड था उसका भी सेम था, तो बी दे दिया। तो AABB ये ट्विंकल ट्विंकल पोएम या राइम की राइमिंग स्कीम है। इसी तरीके से इस पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की राइम स्कीम क्या है, ABABCC। कैसे, फटाफट से जस्टिफाई कर लेते हैं। ये ऐसी लिटरेरी डिवाइस है, ये ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो ऑलमोस्ट हर पोएम में देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट जहाँ पे पोएम फ्री वर्स में लिखी गई हो, बस वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, बाकी सारी जगह मिलेगा। सो हिप स्ट्रोलिंग वर्थ अ बीस्ट यू व्यू, यू यू का साउंड आ रहा है, इज पेपर्ड अर्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट यू 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 यू, तो एक जैसा साउंड है, इसको हमने ए दे दिया, इसको भी हमने ए दे दिया। पेपर्ड, लेपर्ड, अर्ड अर्ड, ये जो साउंड है बी दे दिया। पेन अगेन, एन एन एन,
सी सी का साउंड इन, तो राइम स्कीम क्या बनी, ए बी सी सी। वेरी वेल जस्टिफाइड, समझ में आई बहुत अच्छे से, गुड। चलिए अब हम हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, दैट इज टोन। तो टोन क्या है, द पोएट नरेट्स द पोएम इन अ ह्यूमरस टोन। अब जिस लहजे से, जिस तरीके से हमारे कैरोलिन वेल्स ने इस पोएम को नरेट करा है, उसकी जो टोन है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस है, वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग या हंसी मजाकिया टोन है इस पोएम की, जिस तरीके से इसको नरेट किया गया है वो तो हम समझ ही गए। सो देखते हैं कैसे। हर डिस्क्रिप्शंस ऑफ एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, लेपर्ड, किल आर इंटेंडेड टू मेक अस लाफ, कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मान ले, तब समझ जाओगे टाइगर है, जब आप पे झपट ले, जब आपको खा ले, वो आप पे गुर्राए दहाड़े, और आप बचोगे ही नहीं, तो समझ लेना ये वाले जानवर बचोगे ही नहीं भाई, मर ही जाओगे, आप पहचान के क्या करोगे, ठीक है। सो इट्स वेरी ह्यूमरस। नेक्स्ट, हर स्टेटमेंट अबाउट अ बेयर हग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमरस टोन एम्प्लॉयड इन द पोएम। तो बेयर हग, अरे वाह, वो तो इतना प्यारा तरीके से बताया जैसे कि कोई आपको मम्मा या पापा हग दे रहे हैं, या आपका कोई फ्रेंड आपको हग दे रहा है, बट वो ऐसा हग है कि जो आपको शिकार करने के लिए आया है। सो इट इजंट लेस देन अ ह्यूमरस टोन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया टोन क्या होता है। टोन इज लहजा, जिस तरीके से पोएम में अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, it is quite entertaining, quite lively and also full of entertainment। तो humorous tone हम बोल सकते हैं यहाँ पे, और स्पेसिफिकली कुछ लाइन्स में। चलिए हेड करते हैं नेक्स्ट, दैट इज इमेजरी। तो इमेजरी होता है क्या, नाम से समझ में आ रहा है, जब हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं। अब इमेजरी कैसे किया जाता है, 5 सेंसेस होते हैं हमारे, सी, स्मेल, टेस्ट, टच, फील। तो जो 5 सेंसेस का यूज़ करके जब हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं, सुन के कुछ इमेजिन कर रहे हैं, देख के कुछ इमेजिन कर रहे हैं, फील करके, सेंस करके, स्मेल करके, टेस्ट करके, तो उसको जब हम इमेजिन करते हैं तो दैट इज जस्ट नोन एज इमेजरी या इमेजिनेशन, ठीक है। इमेजरी नाम होता है पोएटिक डिवाइस का। सो द यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज बाय अ पोएट और एन ऑथर दैट हेल्प्स द रीडर टू विजुअलाइज द पिक्चर इन वंस माइंड। तो जिस तरीके से डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज करा है पोएट एक ऑथर ने, जो हेल्प करता है रीडर को टू विजुअलाइज, वो एक दिमाग में एक पिक्चर बना लेता है, दैट इज व्हाट नोन एज इमेजरी। जब हम इमेजिनेशन करते, इमेजिन करिए घना अंधेरा, अंधेरी काली रात थी, बिल्कुल सुनसान सड़क थी, और अचानक से एक तेज स्पीड में गाड़ी आई और आके रुक जाती, यस, ये इमेजिनेशन है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, द इमेज ऑफ द बंगाल टाइगर इज क्रिएटेड व्हेन वी रीड द लाइन्स, अ नोबल बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स विद अ येलो बैकग्राउंड। तो अब कैसे इमेजिन करोगे, एक बहुत ही प्यारा सीधा साधा सा महान जानवर आएगा आपके सामने, जो आपको ग्रीट करेगा, वेलकम नमस्ते बोलेगा, विद, और उसकी स्किन जो है वो येलो कलर की है और उसमें ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। तो समझ जाना ये कौन है, बंगाल टाइगर है। तो जिस तरीके से इमेजिनेशन के थ्रू उस जानवर की इमेज बनाई है, दिस इज द राइट एग्जाम्पल ऑफ द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, दैट इज इमेजरी। चलिए वेल जस्टिफाइड, ये विजुअल इमेजरी थी, ठीक है, जो हमने सुना, हमने रीड करा और हमने एक दिमाग में इमेज बना ली। हेड करते हैं नेक्स्ट, हेड करते हैं फोर्थ, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, ऑक्सी, देखो कैसे याद रखोगे, ऑक्सी, ये जो क्रॉस करने का मतलब क्या था, उल्टा, इसका ये उसका वो। सो ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है जब दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड या दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज कर लिया जाता है, तो वहां पे जस्टिफाई होता है हमारा नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस या नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। सो ऑक्सीमोरॉन is a figure of speech that combines contradictory or opposite terms to create a new phrase that expresses a paradoxical idea. The oxymoron is used in noble wild beasts. तो यहाँ पे क्या यूज करा है, noble भी बोला है, wild भी बोला है। भाई noble सीधा साधा महान, wild जंगली,
क्या बोलना चाहती हूँ, यहाँ तो नोबल बोल दो या वाइल्ड बोल दो, भाई समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है. दिस इज व्हाट ऑक्सीमोरॉन इज. द वर्ड नोबल implies a sense of honor, dignity and grace, while wild beast suggest an untamed, एक savage breed जंगली जानवर बताया है किसने, वाइल्ड बीस्ट ने. लेकिन नोबल मतलब बहुत ऑनरेबल, डिग्निफाइड, ग्रेसफुल एनिमल. These two terms are contradictory and create a paradoxical expression, making it an oxymoron. The same can be found in the phrase true chameleon. एक तो true भी और एक chameleon मतलब रंग बदलती है, और ट्रू भी है. भाई हर जगह जहाँ जाती है वैसा रंग बदल लेती है और तुम बोल रहे ट्रू है. भाई बात समझनी है, गड़बड़ है दया. ठीक है, चलिए हेड करते हैं नेक्स्ट, दैट इज मेटाफर. ये तो सुना ही होगा पक्का. सिमिलीज एंड मेटाफर. एज वाइट एज स्नो, एज बिजी एज बी. यस, सो चलिए सिमिली जहाँ पे एज और लाइक का यूज होता है, जहाँ पे एज और लाइक का यूज नहीं होता, इनडायरेक्टली कंपेयर किया जाता है दो चीजों को, दैट इज व्हाट नोन एज metaphor. So this poetic device is used when a covert comparison is made between two different things or ideas. जहाँ पे एक covert comparison किया जाता है टू या मोर देन टू चीजों में या आइडियाज में, इनडायरेक्टली कंपेयर करते हैं. In the poem, the metaphors have been used in an ionical way. इस poem में जो metaphor जो यूज किए हैं बहुत ही ionical way में यूज करें. जैसे मान लीजिए हम बोलें एक किसी छोटे हाइट के या किसी बोने इंसान को, वाह क्या हाइट है यार, क्या पर्सनालिटी है. किसी मोटे इंसान को बोले वाह स्लिम ट्रिम सी. ठीक है, सो दीज आर व्हाट नोन एज आयनीज. तो यहाँ पे इस पोएम में जो मेटाफर्स का यूज किया है वो बहुत ही आयनिकल वे में यूज किया गया है. ठीक है, जैसे कि रोर विद पेन, a noble wild beast. The term caress, तो देखते हैं कैसे. अब roar with pain, the painful voice compared ironically with the roar of a leopard. अब ये जो painful voice है ये किससे compare करी है, leopard के दहाड़ने से, leopard के roar से इसको compare किया गया. ठीक है, so this is what known as metaphor. Compare किया roar with pain. Next, a noble wild beast. Ironically, leopard is shown here as a noble one. अब ironical way में यहाँ पे leopard को क्या बताया गया है कि वो बहुत ही एक noble है. लेकिन क्या वो noble है? नहीं. तो उसको compare किया गया noble इंसान से, महान इंसान से. नहीं. Next, the term caress is used ironically for a bear's claw attack. और यहाँ पे जो caress word है वो किसके लिए यूज किया गया है? बेयर के. जब क्लॉस, जब बेयर टाइट हक करता है, बिल्कुल ऐसे जकड़ लेता है, क्लॉस से बिल्कुल दबा देता है, टूट जाते हो आप पूरे, तो उसको किससे कंपेयर किए गए? कैरस से कंपेयर किया गया है. सो अगेन इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, आइनिकल है थोड़ा सा. आइनिकल जो हमने अभी अभी देखा था ऑक्सीमोरॉन वाला यूज. ठीक है, दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली मेटाफर. यहाँ पे जो यूज किए गए हैं वो आइनिकल वे में यूज किए, विडंबना जिसे हम बोलते हैं. राइट, चलिए आई होप इट इज वेल जस्टिफाइड. तो फटाफट से हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ, दैट इज अलिटरेशन. अब ये क्या होता है? सो अलिटरेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड. ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए, सेम साउंड बोला है. सेम साउंड आना चाहिए कहाँ पे? दैट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स. अब ये क्या है? जब हमारा बहुत ही क्लोज्ड वर्ड्स में जो स्टार्टिंग का जो साउंड है वो सेम हो तो उसी को अलिटरेशन बोला जाता है. इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड दैट इज यूज्ड इन the beginning of the closely placed words. The phrase is lap and lap again. Lap and lap. एक ही sound आ रहा है. Roaming around, R का sound आ रहा है. Very very hard. Very very का sound है. No is a non-plus. N का sound आ रहा है. ये सारे examples हैं alliteration के. बस repetition पता चलना चाहिए phrase में या words का. ठीक है, lap and lap हो गया. रो र का
हो गया, व का हो गया, न एन का हो गया, इसी को हम अलिटरेशन बोलते हैं। वेल जस्टिफाइड, क्वाइट सिंपल। अलिटरेशन, राइम स्कीम, मेटाफर, ये कुछ इतने फ्रीक्वेंटली यूज्ड पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस हैं या फिगर ऑफ स्पीच है जो हर पोएट या पोएटिस अक्सर यूज करते ही करते हैं। ठीक है, चलिए हेड करते हैं हमारे 7th लिटरेरी डिवाइस की तरफ, दैट इज रेपिटेशन। तो अच्छा, अभी क्या देखा था? हाँ, अभी भी रेपिटेशन देखा था, बट रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड का देखा था इन क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स इन अ फ्रेज या इन अ सेंटेंस। ठीक है, अब ये रेपिटेशन कौन सा, जहाँ पे वर्ड या फ्रेज रिपीट हो रहा है, वहाँ पे साउंड रिपीट हो रहा था, यहाँ पे वर्ड या पूरा फ्रेज रिपीट हो रहा है एम्फसाइज करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, तो बार बार रिपीट करते हैं। दैट इज एग्जैक्टली नोन एज रेपिटेशन। सो रेपिटेशन इज अ पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू रिपीट सिंगल वर्ड, phrases or even stanzas at intervals. He'll only leap and leap again. तो पूरा word repeat हुआ है. Who hugs you very hard? तो very का repetition highlight करने बहुत कस के hug करेगा. bear, ठीक है. और leopard क्या करेगा? leopard नाम ही है, leap करता है और peppered होता है, तो leap करता ही रहेगा। ठीक है, चलिए, आई होप इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। हेड करते हैं हमारे 8th लिटरेरी डिवाइस की तरफ, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी नॉन ह्यूमन चीज को, मैं इसको बोलूँ, वाह यार क्या बंदी है, क्या ब्लैक ड्रेस, ओ माय गॉड, स्ट्रीमलाइन बॉडी, तो ये क्या है यार, किसी नॉन लिविंग थिंग को मैं ऐसे कंपेयर कर रही हूँ जैसे कि ये लिविंग थिंग है। तो जब हम किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को, किसी इनह्यूमन चीज़ को जब हम ह्यूमन कैरेक्टर दे देते हैं, तो उसी को पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, जब हम नॉन ह्यूमन को पर्सोनिफाई कर देते हैं। ठीक है, सो दिस पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड टू बेस्टो ह्यूमन क्वालिटीज ऑन समथिंग दैट इज not human. The poet refers to the tiger not as it but as he. तो इस पोम में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें लिखा था he will, तो हम he या she इंसानों के साथ यूज़ करते हैं, जानवरों, पेड़ पौधे, लिविंग बींग्स के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने ही बोला, तो पर्सोनिफाई किया यहाँ पे किसको? टाइगर को। नेक्स्ट, इन द पोएम द हाइना एंड क्रोकोडाइल हैव बीन पर्सोनिफाइड। अब हाइना क्या बोले? मेरी स्माइल्स, हाइना कम्स विद मेरी स्माइल्स, तो यह ब्यूटीफुल स्माइल क्या जानवर की स्माइल होती है कि इंसानों की होती है? आंसू कौन बहाता है? क्रोकोडाइल्स, इफ क्रोकोडाइल वीप्स, तो यार ये ऐसे बोला जैसे कोई इंसान करता है। सो जब हम किसी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन कैरेक्टर दे रहे हैं। Last one, the human qualities of smiling and weeping have been given to hyena and crocodile respectively. तो यहाँ पे हमारा personification poetic device बहुत अच्छे से justify होता है। हेड करते हैं सेकंड लास्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ, दैट इज क्वाइट आयनिकल। आयनी, विडंबना। मैंने बताया, छोटे को बोलो लंबा और पतले को बोलो मोटा, दैट इज व्हाट आयनी इज। सो आयनी इज अ पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड बाय द पोएट्स टू ब्रिंग ह्यूमर और सटायर। ये क्यों यूज किया जाता है आयनी का? ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, पोएम को ह्यूमरस बनाने के लिए, थोड़ा लाइट और लाइवली बनाने के लिए, एंटरटेनिंग बनाने के लिए, सटायर के फॉर्म में रखने के लिए, on somebody or something. It is done by giving two meanings to a word or phrase. कैसे किया जाता है? इट इज डन बाय गिविंग टू मीनिंग्स टू अ वर्ड। एक वर्ड को दो मीनिंग दे दो, एक फ्रेज को दो मीनिंग दे दो, दैट इज सरफेस मीनिंग एंड अंडरलाइंग मीनिंग। तो एक सरफेस का एक्चुअल मीनिंग और जो इससे हम समझ सकते हैं, राइट? एक जस्टिफाई कर लेते हैं। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तो एक तो तरफ हमने नोबल बोला है, महान बोला, और एक तरफ जंगली बोल दिया है। क्या है? आईनी नहीं है तो क्या है? He'll give you just one more carriage, और अगर आपको एक में समझ नहीं आता तो एक और हग देगा। हग नहीं देगा, कैरेज का मतलब यहाँ पे उल्टा बोलना चाहते हैं, एक कस के निचोड़ेगा और आप चूर चूर नान हो जाओगे, चूर चूर नान। ठीक है, चलिए फाइन। हेड करते हैं लास्ट पोएटिक डिवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पोएटिक लाइसेंस।
फुल यूज करा है कैरोलिन वेल्स ने। अनड्यू एडवांटेज बोलते हैं ना यार, दैट इज व्हाट आवर पोएटेस हैज टेकन। इन फैक्ट almost every poet and poetess take undue advantage of this device, that is poetic license। वो अपने लाइसेंस का यूज करते हैं और वर्ड्स को तोड़ मड़ोड़ कर देते हैं। चलिए, so with the use of poetic license, the poet not only maintains the rhyme scheme but also creates a humorous effect in the poem। The poet has employed poetic license in her use of language in the poem। इस पोम में poetic license का काफी यूज किया गया है। कुछ stanzas she has shortened words like leapt को leap कर दिया, स्पेलिंग ही चेंज कर दिया, डाइंग की ing हटाई दिया। पोएटिक लाइसेंस है, वो कुछ भी अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं, अस्त व्यस्त कर सकते हैं, वर्ड्स को तोड़ मरोड़ सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कुछ भी। पोएट्स है ना, लाइसेंस है उनका, ये डिवाइस है पोएटिक लाइसेंस, उनके पास लाइसेंस है। देखिए हम वारंटेड हैं, हम अप्रूव्ड हैं, हम परमिटेड हैं इनके साथ खेलने तोड़ने मरोड़ने के लिए। ऑल्सो सर्टेन सेंटेंसेस आर फ्रेम्ड डिफरेंटली इन द पोएम, लाइक नोविस माइट नॉन प्लस। अब ये क्या, नोविस माइट नॉन प्लस, तो एक इंसान हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो सेंटेंस प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं है, बट यस पोएटिक लाइसेंस का यूज हुआ है। एंड इफ स्ट्रोलिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू, और इसको ऐसा होना चाहिए था ना कि एंड इफ स्ट्रोलिंग फॉर, तो अगर आप आगे की तरफ टहल रहे हो और आपको एक जानवर देखने को मिल जाए, सो लाइक आगे की तरफ पीछे कौन जाता है, लाइक पोएटिक लाइसेंस है, राइम स्कीम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, या ऐसी अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं अपने लाइसेंस के, ठीक है। चलिए, सो विद दीज वर्ड्स वी कम टू एन एंड ऑफ complete word-to-word explanation of the poem How to Tell Wild Animals, including all the poetic devices which are related to this poem. Now I hope that you perfectly understood this very simple and quite humorous poem। मुझे अपना feedback comment section में ज़रूर बताइए, और ये बात ज़रूर बताना कि कभी आपको इनके अलावा कोई ऐसा जानवर, जंगली जानवर, जंगली जंगली मीन्स वाइल्ड एनिमल, अनटेम्ड एनिमल, आपको डोमेस्टिक नहीं, पालतू नहीं, टेम्ड नहीं, ठीक है, तो क्या कभी ऐसे कोई देखने को मिले और जिनसे जब आप घायल हुए तब अकल आ गई कि भाई ये वाला जानवर था। अब ना ये वाला फीडबैक बहुत ही ह्यूमरस लगेगा मुझे समझने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैसे बताओगे, पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नहीं बता पाओगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन बेस्ड ऑन दिस पोएम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद मी।